नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग को महज अब 1 महीने से भी कम समय बचा है, लेकिन प्रदेश के दोनों मुख्य गठबंधन के दलों में अब तक सीट शेयरिंग का मामला सुलझा नहीं है। बीजेपी भले ही अपने 99 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है, मगर महाविकास अघाड़ी में अब भी सीट बंटवारे पर मंथनों का दौर जारी है। एमडीए में खासकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच ठन सी गई है। दोनों दलों के बीच विदर्भ की कई सीटों पर सहमति नहीं बन पाने की वजह से सीटों का पूरा गणित उलझा हुआ है। आखिर क्या है कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी का दावा, और हम ये क्यों कह रहे हैं कि विदर्भ मतलब सत्ता की चाबी? यह रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी के साथ हम क्या बात करें भाई? शरद पवार जी हो, उद्धव जी से हो, इनसे बात करेंगे। जो कुछ 30-40 जगह का हमारा शेयरिंग प्रॉब्लम हो गया है, उसमें बैठ के हम लोग रास्ता निकालेंगे। अगर कुर्बानी की बात कही तो सिर्फ अमरावती और रामटेक नहीं तो कोल्हापुर भी उसमें आता है। जहां बीजेपी को लगा सबसे बड़ा टेंट, वहीं कांग्रेस उद्धव में फंस गया पेच। एमपीए में सीटों का समीकरण, कौन देगा कुर्बानी, जारी है मंथन। विदर्भ पर टेंशन हाई, किस खेमे में कितनी लड़ाई। लड़ाई सीटों की, लड़ाई सियासी गणित की, लड़ाई प्रदेश की सर्वोच्च सत्ता की चाबी अपने पास रखने की। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच जारी इसी लड़ाई ने महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को उलझा दिया है। दोनों पार्टियों के बीच कई सीटों पर आपसी सहमति नहीं बन पाने की वजह से सीट बंटवारे पर फाइनल मोहर नहीं लग पा रही। मुंबई से लेकर दिल्ली तक मंथनों का दौर चल रहा है। शिवसेना यूबीटी जहां सब कुछ मुंबई में तय कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व दिल्ली में अपने आला कमान के साथ बैठकर सीटों के गणित को सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन इस बीच बयानबाजियों का दौर भी जारी है। शिवसेना यूबीटी के नेता जहां कांग्रेस पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी जवाब दिया जा रहा है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी पार्टी है। अब ये कांग्रेस तो हर विश्व में भी अनेक राष्ट्र में भी कांग्रेस के नाम से बहुत सी पार्टियां हैं, जैसे अफ्रीका में है और किसी, तो बड़ी पार्टी है बहुत ही। बड़ी पार्टी के साथ हम क्या बात करें भाई? तो दिल्ली में उनका हाईकमांड है, उनसे बात हो रही है। महाराष्ट्र के सभी नेता हमारे मित्र हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है, इसलिए हमारी उनसे जमी नहीं ज्यादा। कभी इंटरनेशनल पार्टी से हम क्या बात करें? शरद पवार जी हो, उद्धव जी से हो, इनसे बात करेंगे। जो कुछ 30-40 जगह का हमारा शेयरिंग प्रॉब्लम हो गया है, उसमें बैठ के हम लोग रास्ता निकालेंगे। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। जो सीटों का है तो सब पार्टी उस तरह का कुछ तो भी कोशिश करेंगी, लेकिन जो पार्टी का अधिकार बनता है वही पार्टी वो सीट लड़ेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की माने तो महाविकास अघाड़ी में 30 से 40 सीटों पर अब भी पेच फंसा हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी आमने सामने है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच सबसे ज्यादा पेच विदर्भ की सीटों को लेकर फंस रहा है। विदर्भ की 12 ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों ही दलों का दावा है, जिसमें अरमोरी, गढ़चिरौली, गोंदिया, भंडारा, चिमूर, बल्लारपुर, चंद्रपुर, रामटेक, कामठी, दक्षिण नागपुर, अहेरी और भद्रावती वरोरा शामिल। इनमें से चंद्रपुर और अहेरी पर एनसीपी शरद गुट ने भी दावा ठोका, क्योंकि अहेरी पर 2019 के चुनाव में एनसीपी को जीत मिली थी, वहीं चंद्रपुर से निर्दलीय विधायक चुने गए। उद्धव की सेना का दावा है कि लोकसभा चुनाव में हमने विदर्भ की अमरावती, रामटेक और कोल्हापुर 3 सीटों का त्याग करते हुए कांग्रेस के हवाले किया था।
लिहाजा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुर्बानी देनी होगी। कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाते हुए ये 12 सीटें शिवसेना के लिए छोड़नी होगी। अगर कुर्बानी की बात कही तो सिर्फ अमरावती और रामटेक नहीं तो कोल्हापुर भी उसमें आता है। कोल्हापुर में हमारी वहाँ उस वक्त हमारे सांसद थे, हमारी सिटिंग सीट थी। अमरावती भी लगभग हमारी सिटिंग सीट थी, रामटेक हमारी सिटिंग सीट थी। तो जरूर हमने बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि हमें संविधान के दुश्मनों का पराभव करना था, उनको हराना था। और आज महाराष्ट्र में एक भ्रष्ट सरकार को, एक घटनाबाह्य संविधान के खिलाफ काम करने वाले सरकार को हमको नीचे उतारना है। लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो सबको थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़ता है, एक कदम पीछे भी लेना पड़ता है। 6-7 सीट का ही प्रॉब्लम है और वो भी सॉल्व हो जाएगा। हम लोग आघाड़ी करके लड़ने जा रहे और आघाड़ी करके लड़ेंगे। होता है 3 पार्टियां है, 3 पार्टी और 288 सीट्स का शेयरिंग था और एक सीट को लेकर समय थोड़ा सा गया जरूर। और हर पार्टी को लगता है कि हमने लड़ना चाहिए, कार्यकर्ताओं को भी थोड़ी नाराजगी होती है। इस सब में रास्ता निकालकर हम आज तक जो हुआ है वो करीबन क्लोज होते आया है। दिलचस्प बात यह है कि विदर्भ की जिन 12 सीटों पर महाविकास अघाड़ी में पेंच फंसा है, उनमें से एक भद्रावती वरोरा को छोड़ दिया जाए तो किसी भी सीट पर महाविकास अघाड़ी के दलों का सिटिंग विधायक नहीं। 2019 में इनमें से ज्यादातर सीटों पर या तो बीजेपी को जीत मिली थी या फिर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। शिवसेना यूबीटी अपने पक्ष में ये भी तर्क दे रही है। लेकिन कांग्रेस के स्थानीय यानी विदर्भ के नेताओं की माने तो लोकसभा चुनाव में हमने शिवसेना यूबीटी के लिए कोंकण जोन में सीटें छोड़ी थी। लिहाजा उद्धव गुट को भी उसी फॉर्मूले के तहत काम करना चाहिए। जिसकी ताकत है वहां पर, उसको वहां पर शेयरिंग मिलनी चाहिए। जैसा कि हमने कोंकण के इसमें किया था, कोंकण में हमने उबाटा के लिए कोशिश की कि उनको ज्यादा से ज्यादा वहां एज मिले, ज्यादा से ज्यादा उनको रिस्पांस दे। वैसे रिस्पांस उन्होंने हमारे बारे में भी देना चाहिए था। हमारा क्लेम क्यों बनता है ये बताने का काम पार्टी के कार्यकर्ता का, पार्टी के नेता का है कि हाईकमान को कि हम क्यों मांग रहे हैं ये सीट। और जहां पर हमारे को वोट ज्यादा मिले थे वो सीट हमें मिलनी ही चाहिए। ये तो अधिकार मिलती नहीं, कांग्रेस को ही मिलेंगी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं गिरेगी। सब पार्टी को लगता है कि ये जगह मुझे मिलना चाहिए, यहाँ पे मेरी ताकत है। विवाद कहाँ पे भी नहीं है। चर्चा करके हम अंतिम फैसला करेंगे। दरअसल ये पूरा खेल सियासी गणित का है। विदर्भ में क्षेत्रीय पार्टियों के मुकाबले कांग्रेस और बीजेपी काफी मजबूत हैं। इन्हीं दोनों पार्टियों में मुख्य मुकाबला रहा है। वहीं अविभाजित शिवसेना में उद्धव ठाकरे की पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ती थी, ऐसी संभावना है कि इस बार ये सीटें शिंदे की शिवसेना को मिले। ऐसे में शिंदे की शिवसेना का वर्चस्व तो विदर्भ में कायम रहेगा, लेकिन उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसका अस्तित्व विदर्भ में खतरे में पड़ सकता है। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता हर हाल में चाह रहे हैं कि विदर्भ में उनको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, जबकि कांग्रेस लोकसभा में बेहतर रिजल्ट और विदर्भ को कांग्रेस का बेल्ट मानकर सीटें नहीं छोड़ रही, क्योंकि अगर विदर्भ जोन में कांग्रेस के कोटे में सीटें कम आई तो उनका गणित भी बिगड़ सकता है। ऐसे में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी के बीच सीटों पर सहमति बनाने के लिए महाविकास अघाड़ी के फाउंडर शरद पवार को एक बार फिर मुख्य भूमिका में आना पड़ा। जब से कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी कि शिवसेना यूबीटी में बात बिगड़नी शुरू हुई, तभी से शरद पवार दोनों ही पार्टी के बीच में कड़ी बनकर काम कर रहे हैं। वाईबी सेंटर में लगातार बैठकों का दौर जारी है। शरद पवार शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात कर मान बनोबल में जुटे हुए हैं। रविवार के दिन शरद पवार ने इन दोनों दलों के कई नेताओं के साथ कई राउंड की बैठकें की। सूत्रों की माने तो शरद पवार इस मसले को सुलझाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से फोन पर बात भी कर चुके हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि विदर्भ में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों में से किसका पलड़ा भारी और मौजूदा समीकरण के लिहाज से किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है, तो ये भी समझ लीजिए। विदर्भ की 12 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी में विवाद है। अब रही बात समझौते की, तो ये बात सही है कि यदि महाविकास अघाड़ी में दोनों को रहना है और विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ना है तो दोनों को अपने अपने कदम पीछे लेने होंगे, तभी समझौते हो सकते हैं।
दोनों वर्ग अपनी मांगों पर अड़े रहे तो बिखराव तय है, और बिखराव होगा तो उसका परिणाम दोनों को भुगतना पड़ेगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश की सत्ता से महायुति को उखाड़ फेंकने के लिए महाविकास अघाड़ी के दल अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ आपस में कैसे सामंजस्य बिठाते हैं और कांग्रेस शिवसेना यूबीटी में से कौन अपने कदम कितना पीछे खींचते हैं। विदर्भ जोन में जहां महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, वहीं महायुति भी ये जोन उनको भयंकर टेंशन दे रहा है, खासकर बीजेपी को। बीजेपी अब की बार के चुनाव में विदर्भ जोन को लेकर इस कदर चिंतित है कि बीते एक महीने के दौरान खुद प्रधानमंत्री मोदी 3 बार इस जोन में अलग अलग जिलों का दौरा कर चुके हैं। आखिर क्या है विदर्भ का सियासी समीकरण और कैसे विदर्भ के लिए तमाम दल आपस में उलझे हुए हैं, यह रिपोर्ट देखिए। माननीय डॉक्टर पतंगराव कदम। महाराष्ट्र के 6 जोन में से एक ऐसा जोन जहां की सियासत पूरे प्रदेश में असर डालती है, क्योंकि इस जोन की जनता ही तय करती है कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और किसकी गिरेगी। इस जोन का सियासी समीकरण कुछ ऐसा है कि जिसे साधे बिना किसी भी दल के राज्य में सरकार नहीं बन सकती। यहां तक कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में भी इस जोन का अच्छा खासा दबदबा रहा है। दरअसल विदर्भ जोन में लोकसभा की 10 और विधानसभा की 62 सीटें आती हैं, जो किसी भी चुनाव नतीजों को आसानी से प्रभावित करता है। इस जोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ की पूरी सियासत जातीय समीकरण के आधार पर तय की जाती है। यहाँ की सियासत सबसे ज्यादा कुनबी, दलित और आदिवासी मतदाताओं पर निर्भर करता है। एक अनुमान के मुताबिक विदर्भ में ओबीसी में आने वाली कुनबी जाति की आबादी सबसे ज्यादा तकरीबन 30% के करीब है। इसके बाद ओबीसी में आने वाली दूसरी जातियों की संख्या 28% है। वहीं दलित 16, आदिवासी 11 और मुस्लिम 15% के आसपास। कुनबी और दूसरी ओबीसी की जातियों में शामिल लोग ज्यादातर किसान और खेतीबाड़ी पर आश्रित हैं। इन वर्गों का वोट अलग अलग चुनावों में अलग अलग पार्टियों को जाता रहा है, जिसमें ओबीसी का अधिकांश वोट बीजेपी और उनके सहयोगियों को मिलता रहा है। लेकिन दलित और आदिवासियों का प्रभाव ज्यादा होने की वजह से इस जोन में वही जीत का सेहरा पहनता है जिसे दलित और ओबीसी बिरादरी के लोग चाहते हैं। विदर्भ की सियासत में दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग का कितना प्रभाव है, इसका अंदाजा बीते लोकसभा चुनाव के नतीजों से लग सकता है। विदर्भ में लोकसभा की 10 सीटें आती हैं, जिसमें से बीते चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 5 सीटें मिली थी, जो कि पिछले बार के मुकाबले 4 सीटें ज्यादा हैं। वहीं शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद भी एक एक सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे, जबकि एनडीए में शामिल बीजेपी को महज 2 सीटें मिली, जो कि पिछली बार के मुकाबले 3 सीटें कम है। वहीं शिंदे की शिवसेना 1 सीट पर ही जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जो कि 2019 के मुकाबले 2 सीटें कम है। वहीं अजित पवार की एनसीपी को इस इलाके में कोई सीट नहीं मिली थी। वोट शेयर की बात करें तो लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के हिस्से में इस जोन से 46% के करीब वोट आए, जबकि एनडीए के खाते में 37.10% वोट पड़े थे। यानी लोकसभा चुनाव में इस इलाके में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के दौरान इस जोन में जिस तरह से विधानसभा की सीटों पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली है, वो भी बीजेपी और उनके सहयोगियों की चिंता बढ़ाए हुए है। एक आकलन के मुताबिक बीते लोकसभा चुनाव के दौरान विदर्भ जोन की 62 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 31 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी 7 और शरद पवार की एनसीपी शरद 5 सीटों पर आगे रही। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया ब्लॉक 62 में से 43 विधानसभा की सीटों पर आगे रही थी, जबकि एनडीए की तरफ से बीजेपी 15 और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना महज 4 सीटों पर लीड करती नजर आई। माना जा रहा है कि विदर्भ में कांग्रेस की इस बढ़त के पीछे दलित और आदिवासी वोटर्स का बड़ा योगदान रहा। दरअसल विदर्भ जोन को दलित और आदिवासियों का गढ़ माना जाता है। इस जोन में दलित समुदाय की बड़ी आबादी है, जो किसी भी कैंडिडेट की जीत हार में अहम भूमिका निभाती है। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश भर में रहने वाले दलितों में से सबसे ज्यादा 23% के करीब दलित समाज के लोग विदर्भ इलाके में ही रहते हैं। विदर्भ की कई सीटों पर दलित मतदाताओं की आबादी 23 से लेकर 36% तक है। जाहिर है इस जोन में दलित वोटर्स का सबसे ज्यादा प्रभाव है। इस इलाके में दलित समुदाय के प्रभाव का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लोकसभा की कुल 10 सीटों में से 3 सीट एससी के लिए आरक्षित, वहीं 62 विधानसभा में से 9 एससी के लिए तो वहीं 6 सीट एसटी के लिए रिजर्व। दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा की
तीनों रिजर्व सीटों पर अब की बार कांग्रेस को जीत तो मिली ही, साथ ही एससी और एसटी के लिए आरक्षित विधानसभा की सभी 15 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार ही आगे रहे और ये तथ्य बीजेपी की चिंता को चौगुनी कर दे रही है। विदर्भ का ये इलाका ये हाई क्वालिटी कपास के उत्पादन का इतना बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन दशकों तक कांग्रेस और बाद में महाअगाड़ी सरकार ने क्या किया? उन्होंने कपास को महाराष्ट्र के किसानों की ताकत बनाने की जगह उन किसानों को बदहाली में धकेल दिया। ये लोग केवल किसानों के नाम पर राजनीति और भ्रष्टाचार करते रहे। विदर्भ विकास का मुद्दा हमेशा छाया हुआ रहता है। हर विधानसभा चुनाव में यहाँ के डेवलपमेंट का मुद्दा हमेशा जोर पकड़ता है। भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो महाराष्ट्र के विदर्भ के दो पार्ट आते हैं, एक पश्चिम विदर्भ तो दूसरा पूर्व विदर्भ। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा डेवलप कोई है तो वो सिर्फ नागपुर। इसलिए विदर्भ की जनता हमेशा ही इस बारे में बात करते रहती है। विकास की गाड़ी पटरी पर आए, इसलिए विदर्भ की जनता कई सालों से अलग विदर्भ की मांग करते आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी उनकी इस मांग की पैरवी की है। खुद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले कह चुके हैं कि जब तक महाराष्ट्र के विदर्भ अलग नहीं होगा तब तक वो घोड़ी नहीं चढ़ेंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सब कुछ भूल चुकी है। बीते कुछ चुनाव के नतीजों का आकलन करें तो पता चलता है कि बीजेपी का ग्राफ 2019 विधानसभा चुनाव से ही विदर्भ जोन में गिरता जा रहा है, जबकि कांग्रेस को उसी चुनाव से अच्छा समर्थन मिलने लगा। पिछले चुनाव का नतीजा देखें तो कुल 62 विधानसभा सीटों वाले विदर्भ जोन में बीजेपी सबसे ज्यादा 50 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें 29 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। बीजेपी का यह आंकड़ा 2014 के मुकाबले 15 सीटें कम था। वहीं बीजेपी के सहयोगी अविभाजित शिवसेना 12 सीटों पर लड़कर महज 4 सीट जीतने में कामयाब हुई, यानी एनडीए के हिस्से में कुल 33 सीटें आई। इधर यूपीए के बैनर तले कांग्रेस सबसे ज्यादा 47 सीटों पर लड़कर 15 सीट जीतने में कामयाब रही, जो कि 2014 के मुकाबले 5 सीटें ज्यादा थी। वहीं 15 सीटों पर लड़ने वाली अविभाजित एनसीपी 6 सीट अपने नाम करने में कामयाब रही, जो कि 2014 के मुकाबले 5 सीटें ज्यादा थी। कुल मिलाकर 2019 में यूपीए के खाते में 21 सीटें आई। आंकड़े बताते हैं कि 2019 में विदर्भ इलाके में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा था। विदर्भ में हुए भारी नुकसान से बीजेपी का खुद के बलबूते पर सत्ता बनाने का ख्वाब भी तब ध्वस्त हो गया था। 2019 में बीजेपी को पूर्व विदर्भ में सबसे ज्यादा सीट का नुकसान उठाना पड़ा था। विदर्भ की जो 15 सीटें बीजेपी हारी थी, इनमें से 12 सीट पूर्व विदर्भ की ही थी, जिसका असर ओवरऑल नतीजों पर पड़ा था। 2019 में विदर्भ से जब सिर्फ 29 सीटें ही आई तो प्रदेश में बीजेपी का कुल आंकड़ा 105 पर ही जाकर रुक गया। वहीं 2014 में जब बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ी थी, तब विदर्भ की 62 में से 44 सीट जीती थी और इसके बलबूते बीजेपी ने राज्य में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 130 सीट हासिल करने में कामयाब रही, यानी बहुमत के बेहद करीब पहुंची। महाराष्ट्र का विदर्भ जोन नेताओं के लिहाज से भी काफी अहमियत रखता है। बीजेपी के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मौजूदा समय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले इसी जोन से आते हैं। इनके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार भी इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। लिहाजा अब की बार इन तमाम नेताओं की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। विदर्भ में दलित और ओबीसी समाज का ही प्रभुत्व है। पिछले लोकसभा चुनाव में ओबीसी समाज आरक्षण को लेकर के नाराज था और दलित समाजों में मैसेज था कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी तो संविधान बदल देंगे। ये नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ बहुत ही कारगर साबित हुआ और आपने देखा कि पिछले विदर्भ के 10 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी हार गई। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी स्तर पर और सरकारी स्तर पर ओबीसी समाज के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की है, समाज को कन्विंस करने की कोशिश की है और यही हालत दलितों के लिए। दलितों ने मैसेज देने की कोशिश की है, घर घर जाकर उन्होंने प्रचार किया है कि बीजेपी के खिलाफ जो संविधान बदलने का नैरेटिव चला गया था वो गलत था। अब चुनाव परिणाम में पता चलेगा कि समाज कितना कन्विंस था और कितना कन्विंस नहीं हुआ।
कुल मिलाकर देखा जाए तो अब की बार सभी पार्टियों की नजर विदर्भ जोन पर टिकी हुई है, क्योंकि सभी जानते हैं कि विदर्भ में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत ही उन्हें प्रदेश की सत्ता की चाबी दिला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।